Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper and this is of the Hindu of 10th August 2020. Let's start the session. Our first news is regarding अब ये कल डिफेंस मिनिस्ट्री बोले हैं हमारे राजनाथ सिंह कि हम जो 101 आइटम्स खरीदते थे जो डिफेंस में बंदूकें वगैरह या बहुत सारा सामान जो हम खरीदते थे वो हम इंपोर्ट जो करते थे वो अब हम नहीं करेंगे। कितने आइटम है 101 आइटम हम इंपोर्ट करते थे फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, वो अब हम नहीं करेंगे। ये किसके लिए? क्योंकि हम अपना देश जो आत्मनिर्भर भारत के तहत ये इनिशिएटिव की तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। 101 आइटम जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो अब नहीं करेंगे। बस एक चीज़ ये ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। फिर दूसरा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एफडीआई जो है डिफेंस सेक्टर में 74% अलाउ कर रखा है थ्रू ऑटोमेटिक रूट। एक चीज़ प्लीज़ ये रिमेंबर, ये मैं हर बार आपको बताता हूँ लेकिन आप भूलें ना, इसलिए एफडीआई अलाउ कर रखा है डिफेंस में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। कितना? 74%। बस इसमें और कुछ नहीं जानना है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, अभी ये 10 लोग मर गए, एक आग लग गई थी विजयवाड़ा की केयर फैसिलिटी में। तो इसमें ये जो रेस्क्यू टीम कर रही है एनडीआरएफ, तो एनडीआरएफ रोज आता है, मैं आपको रोज बताता हूँ। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड किस एक्ट के तहत बनी है? एनडीएम एक्ट 2005 के तहत बनी है। ये एक्ट है और ये बनी कब है? ऑर्गेनाइजेशन 2006 में बनी है। और एक्ट कब का है? एनडीएम एक्ट 2005 से बनी है। ये ओनली फोर्स है इन द वर्ल्ड जो नेचुरल डिजास्टर के लिए कोई फोर्स बनाई गई है। इसमें प्रेजेंटली 12 बटालियंस हैं। एक चीज़ तो ये, अब हम जान लेते हैं एनडीएमए क्या चीज़ है। तो मैंने शायद आपको एक लेक्चर में गलत बता दिया था। मैंने आपको बोल दिया था इसको जो हेड करता है PM+10 करता है, शायद मैंने ऐसा बोल दिया था, पर वो नहीं है। PM+9 है, टोटल 10 मेंबर्स हैं। शायद मेरे को जितना ध्यान है शायद गलत बोला था मैंने, तो आज मैं सही कर देता हूँ। इसका कंपोजिशन क्या होता है एनडीएमए का? पीएम होता है प्लस 9 अदर मेंबर होते हैं, टोटल 10 होते हैं ऐसे है। फिर एसडीएमए होता है, मतलब स्टेट के लिए भी डिजास्टर रिस्पांस एक्टिव होती है, तो उसमें सीएम होता है प्लस 9 होते हैं, तो टोटल हो गए 10 इसमें भी। लेकिन जो डीडीएमए होता है, जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर होता है, उसको हेड करता है डीएम प्लस 7 अदर्स। ये देखिए 7, प्लीज रिमेंबर, डीएम प्लस 7, तो इसमें 8 लोग होते हैं टोटल। तो सेंट्रल में 10, स्टेट में 10 और डिस्ट्रिक्ट में 8, ऐसे याद कर सकते हैं। बस इसमें यही याद करना और कुछ नहीं पूछा जाएगा। सो प्लीज रिमेंबर इट। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अभी जैसे ही हमारा अनलॉक खुला है, तो अभी पॉल्यूशन कम हो गया था क्योंकि अनलॉक हमारा सारा लॉकडाउन हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने अनलॉक करी सिटी तो पॉल्यूशन फिर बढ़ गया दिल्ली में। इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जैसे आर्टिकल में लिखी है AQI, एक मैं अपनी तरफ से बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो AQ क्या होता है? इसे बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये डेली बेसिस पे निकाला जाता है। सबसे पहली क्वेश्चन तो ये आ जाए कि डेली बेसिस पे निकलता है, ठीक है। इसको ये किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर है। इसको निकालता कौन है? CPCB। एक चीज़ ही हो गया। CPCB का आपको पता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो AQI को निकालता है। ये बताता है कितनी हमारी स्वच्छ हवा है, हाउ मच पॉल्यूटेड द एयर इज, और कितनी फ्रेश हवा है, बस ये बताता है। इसमें मेनली बात है कितने कैटेगरी में निकलता है। 6 कैटेगरी में 8 पॉल्यूटेंट होते हैं, बस ऐसे याद रखिए, 6 कैटेगरीज 8 पॉल्यूटेंट्स। तो कैटेगरीज कौन सी है? 6। वो ये रही, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट। ये नहीं पूछी जाएंगी कैसी कैसी होती हैं, ये पूछा जाएगा कितनी कैटेगरीज में, तो 6 कैटेगरी होती हैं। पॉल्यूटेंट के नाम जरूर पूछे जाते हैं, उसमें 4-5 पॉल्यूटेंट लिख देते हैं, फिर आता है कि इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो प्लीज रिमेंबर इट, ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए PM2.5, PM10, ये दो तो आपको याद हो गया, CO। फिर इसमें एक आता है SO2, NO2, और एक होता है NH3, और एक होता है PB। ये देखिए 2, 4, 6 और एक 7, कौन सा रह गया? हाँ, ओजोन नहीं लिखा है शायद मैंने, हाँ O3। ये देखिए, तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं। PM2.5, ये सब मैंने 8 के 8 पॉल्यूटेंट लिख दिए। तो प्लीज़ रिमेंबर, ये 8 पॉल्यूटेंट का नाम जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। फिर एक चीज़ तो ये हो गई, एक इसके जैसा ही और आता है सफ़र। ये यहाँ नहीं लिखा है लेकिन ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत और एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो सफर की फुल फॉर्म पहले तो सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक तो एयर क्वालिटी देखता है और वेदर फोरकास्ट करता है। किस मिनिस्ट्री में आता है? ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में आता है, जबकि ये जो एयर क्वालिटी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज में आता है। लेकिन सफर जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में आता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसे बनाया किसने? इसने IITM पुणे ने बनाया इसे, ठीक है। इसको ऑपरेशनलाइज कौन करता है, मतलब चलाता कौन है? तो IMD, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में आता है, क्योंकि इसको ऑपरेशनलाइज्ड IMD करता है, इसलिए सिस्टम ऑफ ये सफर भी जो है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आ गया। ये सारे पैरामीटर देखता है, जैसे टेम्परेचर कितना है, बारिश कितनी हो रही है, ह्यूमिडिटी कितना है, विंड स्पीड कितनी है, सब कुछ देखता है। और इसमें ये क्या क्या चीज़ मॉनिटर करता है, तो ये 8 पॉल्यूटेंट जो एयर क्वालिटी के हैं वो तो मॉनिटर करता ही करता है। इसके साथ और क्या क्या है देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ बेंजीन, टॉलिन एंड जाइलिन, ये सारा भी देखता है। तो इसके ये जानने जरूरी नहीं है,
ये 8 जानने बहुत जरूरी है। 6 कैटेगरीज हैं और सफर में बस ये जानना है किस मिनिस्ट्री के अंदर है, ये सारे पैरामीटर देखता है, इसको बनाया किसने, इसको ऑपरेशनलाइज्ड कौन करता है। तो मैंने आपको टोटल जानकारी दे दी। अगर आप मान के चलिए ये क्वेश्चन आएगा तो आप 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए। 3 पॉइंट इधर, 3 पॉइंट इधर। प्लीज नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था इन यूपीएससी सीएपीएफ, यूपीएससी यूपीएससी यस, सीएपीएफ का लास्ट ईयर का क्वेश्चन था लोक अदालत। प्लीज चेक इट आउट। तो क्या बताता है लोक अदालत, हमें जानना है क्या होती है। तो लोक अदालत है एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम ये बनी किससे है, तो ये बनी है लीगल एलएसए बोलते हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी। 1987 इसके थ्रू लोक अदालत बनी है। सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे लिखा भी है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, पीपल्स कोर्ट इसे हम बोलते हैं। हाँ ये बेस्ड है ऑन महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स पे। देखिए महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है और इसके लिए एक डीपीएसपी भी है अंडर आर्टिकल 39A। अगर आप चाहें तो आप जाके रीड कर सकते हैं, वो लोक अदालत की बात करता है, आर्टिकल 39A। प्लीज रिमेंबर इट, ये आप जाके रीड भी कर सकते हैं। फिर इसको सबसे पहले बनाया किसने था, मतलब आइडिया किसने दिया था लोक अदालत का, तो ये हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं पीएन भगवती। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इन सिविल सर्विसेज। ये मेरे को सन नहीं ध्यान, काफी पुराना क्वेश्चन है, पर उसमें पीएन भगवती उसका आंसर लिखना था। इन्होंने पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन हम जो डालते हैं वो भी इन्हीं के थ्रू हुआ है। जो एग्जाम में पूछा था पीआईएल के लिए पूछा था, पीआईएल शुरू किसने करवाई थी, तो पीएन भगवती थे उसके आंसर भी। फिर दे आर हेल्ड पीरियोडिकली होते हैं। सबसे पहली लोक अदालत कहाँ हुई थी, तो गुजरात में हुई थी। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर जो क्वेश्चन पूछा था सीएपीएफ में वो ये पूछा था कितने जगह पे होती है, कितने टाइप में होती हैं। तो एक तो होती है ये हमारी नालसा, तो आपको पता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लेवल पे हो गई। फिर स्टेट पे होती है, फिर हाई कोर्ट लेवल पे होती है, फिर स्टेट पे हो गई, हाई कोर्ट लेवल पे हो गई, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है और तालुक लेवल पे होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तालुक लेवल पे, 4 लेवल पे ये, और नेशनल तो होती है। क्वेश्चन में विलेज लेवल भी दे रखा था तो वो नहीं था आंसर, एक पंचायत लेवल था शायद, उसमें मेरे को रिमेंबर इतना ध्यान नहीं है, तो वो आंसर नहीं था। बस ये 4 लेवल ही हैं, स्टेट लेवल पे, हाई कोर्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तालुक लेवल पे और नेशनल लेवल पे। ये इतने लेवल्स पे होती है। बस आपको ये ध्यान रखनी है, इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती, कोई गवाह नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता। ये दोनों तरह के केस देख सकती है, सिविल केस भी देख सकता है, क्रिमिनल केस भी देख सकता है। ये और मैं आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा, तो इतना सब इसमें ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ अभी हैवी रेन लाइकली इन महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, ऐसा आईएमडी कह रहा है। इसलिए मैंने सोचा आज आपको मानसून बताया जाए, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है मानसून, इसलिए मैं आज आपको मानसून समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी इक्वेटर की लाइन है, यहाँ हमारा सन, सबसे ज़्यादा जो रेज आती हैं सन की वो इक्वेटर पे ही आती हैं, और जो ट्रॉपिक्स हैं उस पर स्लांट रेज आती हैं, और इक्वेटर पे जो आती हैं वो एकदम सीधी रेज आएंगी। तो हमारा इंडिया जो है वो कहीं इक्वेटर के आसपास ही है, आपको ध्यान होगा इक्वेटर के पास है इंडिया, तो इंडिया के पास सन रेज सीधी आती हैं, डायरेक्ट आती हैं। अब क्या होता है, जब हमारा गर्मियों का टाइम होता है तो सन जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ होता है, तो जो हमारा इंडिया है उस पर सीधी रेज आती हैं, किसकी आती हैं, सन की आती हैं। अब डायरेक्ट रेज आएंगे तो धरती गर्म होगी, जिसकी वजह से यहाँ लो प्रेशर बन जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो गया। फिर क्या होता है, नीचे हमारा है, अगर ऊपर लो प्रेशर है क्योंकि धूप ऊपर ही लग रही है, तो नीचे जो होगा वो हमारा हाई प्रेशर होगा इक्वेटर के नीचे। फिर वहां से क्या होता है, हमें पता है कि जो विंड फ्लो होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होती है, एक चीज ये हो गई। अब सबसे पहले क्या होता है, विंड हमारी ऐसे फ्लो होती है, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ ईस्ट नहीं, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गया। यस, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, लेकिन जैसे ही वो इक्वेटर से पार होती है विंड, वो साउथ वेस्ट हो जाती है। क्यों, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। आपने कोरियोलिस फोर्स पढ़ा होगा, कोरियोलिस फोर्स में डिफ्लेक्शन हो जाता है। जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्शन होता है राइट की तरफ, और अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन होता है नॉर्थ क्या कहते हैं, लेफ्ट की तरफ। तो आप ये और चीज़ ध्यान रख सकते हैं। तो जब हमारी विंड यहाँ से घुसती हैं, साउथ वेस्ट की जो ट्रेड विंड्स हमारी यहाँ से घुसती हैं, तो दो पार्ट्स में घुसती हैं, एक तो हमारी अरेबियन सी की ब्रांच से घुसेंगी और एक हमारी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच से घुसेंगी। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ बनते जाएंगे, आप देखिए नोट इट डाउन करते जाइएगा। तो सबसे ज़्यादा तो बारिश जो होती है वो अरेबियन सी ब्रांच की तरफ से होती है, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच से कम होती है। बे ऑफ बंगाल से केवल 35%, अरेबियन सी से 65%। तो जो बे ऑफ अरेबियन सी से जो घुसती हैं विंड्स, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड जो घुसती हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून,
क्योंकि साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से होता है। तो ये तीन तरफ से घुसती हैं, एक तो गुजरात की तरफ से, एक मुंबई की तरफ से, एक हमारी ये वेस्टर्न घाट की तरफ से। तो जैसे ही वेस्टर्न घाट की तरफ से घुसेंगी तो वेस्टर्न घाट पे बहुत सारी बारिश कर देंगी, पहली बात तो ये। फिर जब मुंबई में घुसेंगी तो मुंबई में बहुत सारी बारिश होती है। मुंबई में आपको पता है एक हिली एरिया पे, तो मुंबई के इस जो विंडवर्ड साइड है इधर बहुत बारिश होती है, लेकिन इधर क्योंकि इनका सारा मॉइस्चर इधर खत्म हो जाता है क्योंकि हिली एरिया है, तो इधर विदर्भ वाला रीजन है उधर बारिश नहीं हो पाती, तो वो सूखा रह जाता है। फिर तीसरा जो हमारी कच्छ की तरफ से घुसती है, तो कच्छ में बहुत सारी बारिश होती है, लेकिन राजस्थान में ज्यादा बारिश क्यों नहीं होती? तो देखिए ये एक तो हमारी जो यहाँ से विंड जा रही है ये पैरेलल टू अरावली है, इसलिए वहां बारिश नहीं हो पाती। एक रीजन तो ये है। राजस्थान में क्यों बारिश नहीं होती मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो ट्रेड विंड है एक तो पैरेलल है अरावलीज के, पैरेलल है अरावलीज के, दूसरा सिंध से जो गर्म हवाएं आती हैं वो उसको सैचुरेट नहीं होने देती हैं। ये दोनों रीजन आपके एनसीईआरटी में लिख रहे हैं। सिंध से जो वार्म एंड सैचुरेट वार्म एयर आती है वो उसे सैचुरेट नहीं होने देती हैं, एक रीजन ये है। तो अगर कोई पूछे कि राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती, तो दो रीजन है, एक तो ट्रेड विंड हमारे पैरेलल हैं अरावलीज के, और जो सिंध से गर्म हवाएं आती हैं वो पानी को सैचुरेट नहीं होने देती। बस इसमें दो चीज याद रखनी है। फिर बे ऑफ बंगाल से जो बारिश घुसती है वो यहाँ म्यांमार के अराकन ये प्लेट्यू है वहां से टकरा के इंडिया की तरफ आ जाती है। पहले जाती तो अराकन वैल्यू में है, लेकिन यहाँ पर एक हिल है तो ये इससे इंडिया की तरफ घुस जाती हैं। फिर इंडिया में ये दोनों मिलती हैं, इधर नॉर्दर्न प्लेन्स में दोनों ब्रांचें मिल जाती हैं, अरेबियन सी ब्रांच भी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी। बस आपको ये ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा बारिश ये करती हैं गैरो खासी जयंतिया में, एक है मायासुरम, मायासुरनम करके कोई जगह है, ये क्या कहते हैं खासी हिल्स में, यहाँ बहुत बारिश होती है। एक चेरापूंजी आपने सुना होगा, चेरापूंजी, यहाँ भी बहुत बारिश होती है। तो अब साउथ वेस्ट मानसून जो होता है किस वजह से होता है, इसका आप एक क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा, ये साउथ वेस्ट जो मानसून होता है वो होता है हमारा ईस्टर्ली की वजह से, ईस्टर्ली जो हमारी चलती है उसकी वजह से। बस इसमें और कुछ जानना नहीं है मेरे को जहाँ तक लगता है। एक आप ये शॉर्ट में ये ध्यान रख लीजिएगा, साउथ वेस्ट मानसून होगा तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चल रही होंगी, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। अबे यार पेन बंद हो गया, कुछ पढ़ाओ पेन पहले बंद हो जाता है यार हाँ, तो ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की वजह से चलेंगी। और अगर जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो मानसून होता है तो उसके लिए हमारा वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आ जाता है। इसे नॉर्मल मानसून बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून को, नॉर्थ ईस्ट मानसून को हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, मतलब जाता हुआ मानसून। ये देखिए जाता हुआ मानसून है, ये आता हुआ मानसून है। तो जाता हुआ मानसून जो सबसे ज्यादा बारिश करेगा वो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु वाले रीजन में करता है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें जो होती है हमारी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, इसमें जो होती है हमारी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है। बस आपको ये और ध्यान रखना है। फिर भी अगर ये समझ में ना आया हो तो बताइएगा, मैं अलग से एक नया लेक्चर ले लूंगा मानसून के ऊपर, आपको समझा दूंगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ अभी साइंटिस्ट ने 77 न्यू बटरफ्लाई पाई हैं, कहाँ? माथेरान। तो जगह याद होनी चाहिए, कहाँ पाई हैं? माथेरान, महाराष्ट्र में। बस इतना याद होना चाहिए और कुछ नहीं। इसमें एक जिक्र हुआ है इको सेंसिटिव जोन। तो इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? कोई भी हमारा प्रोटेक्टेड साइट, जैसे कोई भी हमारा नेशनल पार्क है, कोई भी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उससे 10 किलोमीटर का जो एरिया होगा उसके अराउंड, जैसे हमारी नेशनल पार्क है तो उसके अराउंड का जो 10 किलोमीटर का एरिया होगा उसको हम बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन। बस इतना ध्यान रख सकते हैं। इसे डिक्लेयर कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज करती है। कौन सा एक्ट है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके तहत इको सेंसिटिव जोन को घोषित किया जाता है। तो मैंने यहाँ बता दिया। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ अभी ये हिरोशिमा नागासाकी के जो बॉम्ब गिरे थे उनका नाम याद रखिएगा। लिटिल बॉय नाम है जो हिरोशिमा पे बॉम्ब गिरा था, और फैट मैन नाम है जिस नागासाकी पे बॉम्ब गिरा था। इनको अभी 75 साल कंप्लीट हो गए इस बार, तो इसीलिए मैंने बता दिया। बहुत लोगों को नाम नहीं पता होता, लेकिन डायरेक्ट एग्जाम में नाम आता है कि जो नागासाकी का नाम है उसका नाम क्या था? फैट मैन। हिरोशिमा का जो बॉम्ब गिरा था उसका नाम है लिटिल बॉय। प्लीज रिमेंबर द नेम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ अभी आपको पता है कि जो हमारा आंध्र प्रदेश से हमारा तेलंगाना अलग हो गया, तो अब तेलंगाना में नया पार्लियामेंट, नया सेक्रेटरिएट बनेगा। तो तेलंगाना का जो नया सेक्रेटरिएट बनना, उसके लिए जो डिजाइन ली जा रही है तेलंगाना के सेक्रेटरिएट, वो इस मंदिर से कॉपी करी जा रही है। तो नाम बहुत याद रखिएगा, नीलकंठेश्वर टेम्पल एट सालंगपुर। ये जो टेम्पल है इसके डिजाइन पे जो तेलंगाना का नया सेक्रेटरिएट बन रहा है। तो प्लीज रिमेंबर द ये टेम्पल नेम, नीलकंठेश्वर टेम्पल एट सालंगपुर, ये तेलंगाना में ही है। तो इसके बेस पे ये नई सेक्रेटरिएट की बिल्डिंग बन रही है। प्लीज रिमेंबर द टेम्पल आर्किटेक्चर नेम। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ पीएम लॉन्चेस फार्म इंफ्रा स्कीम। तो पीएम ने अभी लॉन्च करी है फार्म इंफ्रा स्कीम। तो इसमें क्या है? फार्म इंफ्रा, जैसे आपको नाम ही पता चल रहा है, तो 1 लाख करोड़ दिया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसमें क्या होगा? इसमें स्टोरेज की फैसिलिटीज दी जाएगी।
स्टोरेज की, प्रोसेसिंग की। आपको पता होगा बहुत बार क्या होता है, जैसे पेरिशेबल गुड्स हैं, जैसे हमारे टमाटर मान के चलिए, तो एक बार अगर हमारा जो फार्मर है वो इनको अगर तोड़ लेता है, टमाटर को आपने तोड़ लिया तो उनको स्टोर नहीं कर सकता, फिर उसे कितनी भी प्राइस मिले उसे उस दिन वो बेचनी पड़ेंगे। माई चांस मान के चलिए उस दिन जो प्राइस है वो टमाटर की गिर गई, तो बेचारे किसान को उस दिन कम ही दामों पे बेचना पड़ेगा, वो इसे कहीं स्टोर ही नहीं कर सकता क्योंकि टमाटर तो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ये सब फैसिलिटी बना रहे हैं, क्योंकि इसीलिए अभी सरकार ने 1 लाख करोड़ दिया है ताकि हमारा एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर सकें। एक चीज़ तो ये। फिर पीएम किसान क्या है, तो पीएम किसान आपको पता है 2,000 रुपये मिलते हैं किसानों को 3 बार में, टोटल साल में 6,000 रुपये मिलेंगे। तो अभी उसकी एक और किस्त जो है वो सबके खातों में डाल दी गई है, इतने करोड़ों फार्मर्स को फायदा होगा, 8.5 करोड़ फार्मर्स को। तो पीएम किसान आप याद रखेंगे क्या होता है, 6,000 रुपये सालाना देने हैं, ईयरली देंगे इन फॉर 8.5 करोड़ फार्मर्स। बस आपको ये ध्यान रखना है, सारे फार्मर्स में इंक्लूड हैं। पहले जब ये बनी थी तो ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए थी बस, जब ये स्कीम आई थी, लेकिन अब ये ऑल फार्मर्स के लिए, सारे फार्मर्स के लिए, ये और चीज़ ध्यान रखिएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, अभी ये इंडिया और पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रॉक, ये क्या है, तो ये सारी बात हो रही है इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड। इंडस वाटर आपको पता है इंडिया पाकिस्तान दोनों तरफ से जाती है इंडस नदी, पहली बात तो ये। अब इंडस वाटर ट्रीटी में क्या हुआ है कि ये ट्रीटी हुई है 1960 में, इसमें ये डिसाइड हुआ था जो RBS, ये क्या है, रवि, ब्यास और सतलज, ये तीनों पे राइट, फुल्ली राइट जो है वो इंडिया का रहेगा। इन तीनों नदियों पे, कौन कौन सा, रवि, ब्यास और सतलज। और तीसरी जो 3 नदी बची, कौन, इंडस, झेलम और चेनाब, इन तीनों पे राइट जो है वो पाकिस्तान का रहेगा। 3 नदियों पे राइट जो था वो पाकिस्तान का था, 3 नदियों पे राइट इंडिया का था। ये बात इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कौन कौन सी चीज़ें इंडिया में, कौन कौन सी चीज़ पाकिस्तान में। लेकिन इंडिया को इन तीनों रिवर से अगर एग्रीकल्चर यूज़ करना है या नॉन कॉमर्शियल यूज़ करना है तो वो कर सकता था, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता इन तीनों रिवर में। बस आप इतना ध्यान रखिए, 3 पाकिस्तान में, 3 इंडिया में। फिर इस ट्रीटी में लिखा गया है कि जो भी रिवर हमारे अंदर आती हैं उस पर हम डैम बना सकते हैं। तो एक डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर लड़ाई हो रही है, रेटल डैम बोलते हैं, रेटल डैम है, ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। कहाँ पर है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। प्लीज रिमेंबर, रेटल डैम ये कैसा डैम है, रन ऑफ रिवर, रन ऑफ रिवर, रिवर के साथ साथ फ्लो होता है, ऐसा डैम है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो इसे अभी बनाने नहीं दे रहा है, पाकिस्तान मना कर रहा है इसे ना बनाया जाए। तो एक डैम का नाम प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होता है कि हर ईयर 2 बार मिलेंगे इंडिया पाकिस्तान के लोग, जो वहाँ के वाटर कमिश्नर हैं, इंडिया का वाटर कमिश्नर और पाकिस्तान के वाटर कमिश्नर, वो साल में 2 बार मिलेंगे। लेकिन इस बार इंडिया बोल रहा है कि आप फिजिकली मत मिलो, डिजिटली मिल लो, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ से मिल लो। भाई कोरोना का टाइम चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के तो आपको पता है ये बेवकूफ़ लोग हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, आप हमसे फिजिकली मिलिए। गधे लोग हैं यार एकदम, मतलब क्या बोलूँ अब मैं। कोरोना का टाइम चल रहा है, हर कोई जितना बचना चाह रहा है, ये लोग कह रहे हैं नहीं आओ हमसे गले मिलो। क्या ही बोलें, बस आपको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सब चीज़ बता दी है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज बहुत रोज आ रहा है इसलिए बताना पड़ रहा है। लोया जिरगा, ये क्या चीज़ है, इन्होंने अप्रूव कर दिया प्रिजनर रिलीज। पहले तो बोल रहे थे कि बात करेंगे, अब इन्होंने रिलीज कर दिया प्रिजनर्स को। तो लोया जिरगा याद रखिएगा, एक ट्रेडिशनल अफगान मीटिंग है ऑफ ट्राइबल एल्डर्स। वहाँ के जो ट्राइबल पीपल हैं, बुड्ढे जो लोग हैं, ट्राइबल एल्डर्स, वो लोग मिलते हैं वहाँ, एक मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बस आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान के जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंग है, अफगानिस्तान लीडर्स की मीटिंग है, जो एल्डर्स पीपल हैं, बुड्ढे लोग हैं, उनकी मीटिंग, वो डिसाइड कर देते हैं कोई अगर बड़ा इशू है उसके ऊपर। सो द नेक्स्ट न्यूज़ आर ओवर। हाँ, तो ये कल जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर है काजीरंगा में। मैंने पूछा था राइनो जो वन ऑन राइनो तो वल्नरेबल है IUCN स्टेटस में, और ये किस रिवर से पास होता है, ब्रह्मपुत्र कॉमन नदी का नाम है। लेकिन अगर UPSC को क्वेश्चन टफ करना पड़ गया तो वो क्या पूछेगा, ये रिवर देगा। तो ये रिवर जो है वो मेनली ये रिवर इससे पास होती है, डीफ्लू रिवर, डीफ्लू रिवर पास होती है, फिर वो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो अगर टू द टारगेट हमें पता करना कौन सी रिवर है, तो डीफ्लू रिवर। मुश्किल से 2 या 4 लोगों ने ये इसका आंसर सही डीफ्लू रिवर दिया था, मैं यही देखना चाह रहा था, और जबकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आप स्पेसिफिक टारगेट करिए, आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप SSC की तैयारी नहीं कर रहे हैं। UPSC आपको ऐसा क्वेश्चन डालता है वो जानबूझ के, टू द पॉइंट टारगेट। तो डीफ्लू रिवर टू द पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र कॉमन नदी का नाम है। आज का क्वेश्चन है ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है इंडिया में। ये भी मैं आपको प्रीवियस बता चुका हूँ, हमारी लेक्चर में मैंने कवर करा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। प्लीज सब आंसर दीजिएगा यार, 2 वर्ड का आंसर है, ऐसा भी नहीं कि
आप नहीं देते यार, बहुत बुरा लगता है यार। फिर मेरे से लोग बोलते हैं सर आप नया लेक्चर, नई एक स्लाइड ही बना दीजिए, उसमें रोज क्वेश्चन पूछा करिए, आप एक क्वेश्चन का आंसर सब लोग दे नहीं रहे। तो आज ही मैं लेक्चर जल्दी भी डाल रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ आपको जल्दी लेक्चर पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर जल्दी लेक्चर डाला करूँगा। तो आज आप बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कि जल्दी लेक्चर डाला करूँ कि उसी टाइम पे डालूँ। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितने लोग नए हैं वो एक सब्सक्राइब करेंगे, जो पुराने लोग हैं वो एक शेयर तो यार प्लीज़ कर दिया करो यार। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।